मैं बहुत गरीब घर से थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और शक्ल सूरत में भी बहुत खूबसूरत थी। हम ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ पर बहुत से अमीर लोग भी रहते। हमारा घर थोड़ा छोटा था, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी इच्छा पूरी की थी। मेरी इच्छा थी कि हम एक अच्छे और पॉश एरिया में रहें। पहले जो हमारा मकान था वह बहुत ही तंग गली में था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी इच्छा को देखते हुए मेरे पापा मम्मी ने अपने ऑफिस में बहुत सारी सिफारिश से लगाकर यह मकान लिया था। यह मकान हमारे पापा की नौकरी की वजह से हमें मिला था। पापा ने बाद में यह घर किस्तों में ख़रीद लिया था। मुझे अमीर बनने का बहुत शौक़ था। अमीरों की ज़िंदगी जीना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि अमीरों की ज़िंदगी में मुझे लगता था कोई टेंशन नहीं होती। जब दिल करो शॉपिंग पर जाओ, जब दिल करो होटल में खाना खाओ। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। हम लोग जिस तरह से थे, मेरे लिए कल रिश्ता भी इसी तरह का आना था। हमने सारी ही ज़िंदगी बहुत सपने देखे थे और आगे भी सपने देखते ही रह जाना था। हमारे घर के सामने एक छोटा सा पार्क था। एक दिन मैं उस पार्क में जा रही थी तो एक बूढ़ी औरत मेरे सामने आकर फिसल गई। मैं फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ी और गिरने से पहले ही उनका हाथ थाम लिया। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें बेंच पे बिठाया। मैं उनके कपड़े साफ़ करने लगी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी, जो कि बहुत कीमती थी लग रही थी। मुझे वो कहने लगी कि तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके कपड़े ख़राब हो गए हैं, मैं इन्हें साफ़ कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे धन्यवाद दिया, फिर मेरा नाम पूछा और यह भी पूछा कि कहाँ रहती हूँ। मैंने कहा सामने वाला घर ही मेरा है, वहीं से यहाँ पार्क में कभी कभी आ जाती हूँ। मेरी एक दोस्त भी है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं फिसली तो आसपास और भी बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। फिर मैं तुमसे मेरी मदद की, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा कि सब कुछ मुझे मेरी माँ सिखाती है। वह कहती है कि जब तुम्हें दूसरों की मदद करने का मौका मिले तो उसे हाथ से मत जाने दो, क्योंकि भगवान दूसरों की मदद करने वालों को पसंद करता है। मैंने उसे बूढ़ी औरत को अपना नाम भी बताया और अपना घर भी दूर से दिखा दिया, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि वह बोली औरत कुछ ऐसा करेगी और मुझे ही हैरान कर देगी। अगले ही दिन वह मुझे फिर से पार्क में मिली। उसके साथ एक लड़का भी था जो मेरी ही उम्र का लग रहा था। उन्होंने मुझे दूर से देख लिया था और फिर पास आने का इशारा किया। मैं भी उनके पास चली गई। मैंने उनके नमस्ते की। वह मुझे ऐसे मिली जैसे कि हमारी जान पहचान सदियों पुरानी हो। और फिर मेरा इंट्रोडक्शन अपने लड़के से करवाया जो उनका बेटा था। उसका नाम प्रशांत था। बूढ़ी औरत ने मुझे कहा, तुम मेरे प्रशांत बेटे को अपना दोस्त समझो और उसके साथ बातें करो। मुझे उस औरत के यह बात बहुत अजीब लगी। भला मैं क्यों अनजान लड़के से बात करूं और उसका अपना दोस्त समझूं? मैंने कहा मुझे घर जाना है, मुझे आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आज भी मेरी दोस्त नहीं आई थी, इसीलिए मुझे जल्दी वापस जाना था। उन्होंने शायद मेरी घबराहट को भाप लिया था। कहने लगी, ठीक है, तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, फिर घर चले जाना। फिर वह बूढ़ी औरत मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, तुम जानती हो तुम्हें भगवान बहुत ही पुण्य करने का मौका देने वाला है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है और आपको कैसे पता कि मुझे पुण्य करने का मौका मिलने वाला है? और वह पुण्य काम क्या होगा? मैं भी उसको एक ही बार में ढेरों सवाल कर डाले। वह बोली, यह पुण्य बहुत बड़ा है, तुम्हें उसका फल भी बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा, बहुत चालाक होना पड़ेगा। बताओ क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैंने कहा, मुझे आपकी बातें को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? आप जो भी कहना चाहती हैं प्लीज़ साफ साफ और विस्तार में बताइए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़रूर बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं, जब समय आएगा तो हर बात बता दूँगी। खैर अभी तुम घर जाओ, कल मुलाकात करते हैं। जब मेरी रोज़ ही उनसे मुलाकात हो रही थी, क्योंकि वह भी इसी पार्क में आया करती थी, मेरा भी दिल घर में
नहीं लगता था। शायद उसी बूढ़ी औरत की बातों ने मुझे बेचैन कर दिया था। फिर एक दिन वह बूढ़ी औरत मेरे घर आ गई। मैंने उन्हें देखा, उन्हें नमस्ते किया और उनकी तरफ जाने लगी, मगर मेरी माँ ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा, बेटी क्या कर रही हो, ऐसे मुंह उठाकर अंदर जा रही हो, जाकर पहले तैयार हो जा। जो मैंने कहा, मैं तैयार क्यों हो जाऊं, ठीक है वह मेहमान है, लेकिन अभी मेरे शब्द मेरे मुंह में ही थे कि मेरी माँ ने कहा, पागल लड़की, वह औरत तेरा रिश्ता लेने आई है, क्या उसके सामने ऐसे ही मुंह लेकर चली जाएगी। माँ की बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह मेरे लिए रिश्ता लेके आई थी और अपने उसी बेटे का, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। खैर मैं जल्दी से तैयार हो गई और ऐसे पेश आई जैसे उनको नहीं जानती। फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि आपकी बेटी मैंने पार्क में देखा था, बहुत प्यारी बच्ची है। मेरे माँ बाप को इस रिश्ते से बहुत ही खुश थे और मेरा रिश्ता प्रशांत से तय हो कर दिया गया। लेकिन मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करना थी। अब सब हंस कर बातें कर रहे थे। फिर उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे हाथ में एक डिब्बा पकड़ा दिया। मम्मी ने कहा, आप ये क्या कर रही हैं, क्या ज़रूरत है उसे। बूढ़ी औरत ने कहा, कंचन अब मेरी बेटी है और मैं उसके लिए गिफ्ट लाई हूँ। घर वाले बहुत खुश थे। शाम तक इसी बात पर चर्चाएं होती रही। जब वह औरत चली गई तो मैं सबके सामने उस डिब्बे को खोल, उसमें मेरे लिए एक मोबाइल फ़ोन था जिसमें सिम भी पड़ी हुई थी। मेरे माँ बाप तो उस महंगे मोबाइल को देखकर खुश हो गए, मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैं अपने कमरे में आई गई तो थोड़ी देर बाद मोबाइल पर कॉल आ रही थी। वह कॉल मुझे मेरी होने वाली सास की ही थी और फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उनका कहना था कि मेरा बेटे ने तुम्हें पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था, इसीलिए तुम यह सोच रही होगी कि बहू बनाने का फ़ैसला क्यों किया। तो बात दरअसल यह है कि मेरे बेटे का था पहले ही नज़र में आप तुझ पर मर मिटा है, इसीलिए तुम्हें घर रिश्ता लेके आई थी और अब मैं तुम्हारी तरफ से हाँ का जवाब सुनना चाहती हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने मुँह से तो इस रिश्ते के लिए हाँ सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ही मर्जी जानना चाहती हूँ। बेटा मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। अब भला मैं उनको क्या कहती। मैंने उनको बस इतना कह दिया कि जैसे मेरे माँ बाप की मर्जी वैसे ही मेरी मर्जी। वह इस बात से बहुत खुश हुई। ये और बहुत ही संस्कारी बहू मिली है जो अपने माँ बाप की मर्जी का फैसला सम्मान करती है। खैर मेरी शादी तय हो गई। शादी की बात होने से लेकर मंगनी और फिर मंगनी से विदाई तक मेरे लिए इतने उपहार आए कि मैं हैरान रह गई। एक से एक महंगा उपहार, और अब हैरत की बात थी कि वह सारे उपहार प्रशांत की तरफ से आए थे। इसका साफ मतलब था कि वाकई उसने मुझसे मोहब्बत करता था। कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि अगर अपनी शादी के बाद खुश रहना है तो ऐसे इंसान से शादी करो जो आपसे मोहब्बत करता हो, उसे नहीं जिसे आप पसंद करते हो। अगर उसे लड़के से मुझसे मोहब्बत हो गई है तो फिर मैं बहुत ही खुशकिस्मत लड़की थी। वह बहुत खूबसूरत थी, ये मुझे मोहब्बत भी करता था और माँ भी बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि उसका ख़ानदान भी छोटा सा ही था। उसकी माँ जो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती थी, यानी कि मेरी सास पहले मेरी दोस्त बनी हुई है। मैं बेहद खुश थी, खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पहले मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा था। शादी हो गई और विदाई के बाद मैं अपने घर आ गई। मेरा कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, मैं तो बस देखती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई और मैं सीधी होकर बैठ गई। मगर उस वक्त प्रशांत नहीं बल्कि मेरी सास आई थी। वह मेरे कमरे में आई, मेरा हाथ पकड़कर पहले मेरी तारीफ़ की, फिर मुझे प्यार किया और कहने लगी, बेटी मैंने तुमसे कहा था ना, भगवान तुम्हें एक बहुत बड़ी पुण्य करने का मौका दे रहा है।
किसी को सही राह पर लाना भी तो पुण्य का काम है। किसी को बुराई और अच्छाई में बदलना भी पुण्य का काम है। अगर कोई बुरा इंसान और तुम उसे एक अच्छा इंसान बना दो तो तुम्हें नहीं लगता कि वह कितना अच्छा काम है और उस काम को भगवान कितना पसंद करेंगे। अपनी सास की बात सुनकर मैं बोली कि मैं आपकी बात समझ ही नहीं। आप जो कुछ कह रही हैं मैं बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन इसे आप ज़रा विस्तार से समझाइए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मेरी बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी, अभी तो बहुत दिन हैं, धीरे धीरे इस घर में एडजस्ट हो जाओ। प्रशांत की रूटीन है कि वह सुबह ऑफिस जाता है और रात को आता है। पूरा दिन होगा हमारे पास, हम लोग खूब बातें करेंगे। अगर आपकी सास अच्छी हो तो आप खुद को 50% खुशी किस्मत ही समझें। बाकी की खुशकिस्मती इस बात पर निर्भर करती है कि आपका पति भी अच्छा हो। थोड़ी देर बाद प्रशांत कैमरे में आया। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था जो खुशी से मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। यानी वह मेरी मुंह दिखाई का तोहफा इतना कीमती था कि प्रशांत उसको ब्रीफकेस में डालकर लाया था, वरना आज की रात सूटकेस का क्या काम था। मैं उन्हें सोच में मग्न थी जब प्रशांत मेरे करीब चला आया और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने लगा। कहने लगा कि कल तुम्हारी मुँह दिखाई का फंक्शन है और वह भी दिन के समय, इसीलिए अभी थकी हुई होगी। मैं भी थक गया हूँ। ऐसा करते हैं कि हम लोग सो जाते हैं। मुझे उसकी यह बात अच्छी लगी थी। उसने मेरा एहसास किया, लेकिन एक बात बहुत बुरी लगी कि वह मुझे वह ब्रीफकेस नहीं दिया बल्कि उसे अलमारी में रख दिया। मैंने भी सोचा कि शायद वह थका हुआ है, आराम करना चाहता है। मेरा गिफ्ट मुझे कल देगा। हो सकता है कि हनीमून के टिकट हों। यही सब सोच सोच कर मैं बहुत खुश हो रही थी। सब बहुत ही शानदार था। मेरे पापा और मम्मी भी बहुत खुश थे। लेकिन फिर अगले रात को कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेहमानों से परेशान बैठी प्रशांत को देख रही थी। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था और मेरे सामने बैठ गया। मुझसे पूछने लगा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने उससे पूछा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? थोड़ी देर बाद उसने वही ब्रीफकेस उठाकर खोला और मेरे सामने रख दिया। मैं हैरान रह गई। वह ब्रीफकेस तो नोटों से भरा हुआ था। उसे मुश्किल से बंद किया गया था। प्रशांत ने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर कहने लगा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुमने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे होंगे। मैंने कहा, मुझे इन पैसों का क्या करना है प्रशांत? ने कहा, जो बात मैं तुमसे अब कहने वाला हूँ वह बात को गौर से सुना और एक पल के लिए भी इसे मजाक मत समझना। यह सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। मैंने उसे हैरान नज़रों से देखा और बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे क्या करना होगा? प्रशांत ने मुझसे कहा कि तुम समझदार लड़की हो। यह सारे के सारे पैसे इसी सूरत में तुम्हारे हो सकते हैं जब तुम कोई भी बहाना बनाकर मुझे तलाक ले लो। हमारी शादी का दूसरा दिन था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। जब उसने कह दिया कि तुम मुझे तलाक ले लो तो मेरा दिल बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। वह तो पहले ही कह चुका था कि इस बात को मजाक मत समझना। मैं उससे पूछा कि तुम यह सब क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तुमने तो मुझे पसंद की शादी की है। तुम तो मेरे लिए दीवानों थे, रोज़ मेरे लिए गिफ्ट भेजा करते थे। अगर तुमने मुझसे शादी के दूसरे दिन ही यही कहना था तो मुझसे तलाक ले लूँ, तो फिर तुमने मुझे शादी ही क्यों की? मेरी बात सुनकर प्रशांत कहने लगा कि मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं भेजा था, बल्कि मैंने तो तुम्हें पसंद भी नहीं किया था। उल्टा तुमने मुझे पसंद किया था और तुम मुझे गिफ्ट भेजा करती थी। प्रशांत की बातें सुनकर मैं तो पागल हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी प्रशांत को कोई गिफ्ट नहीं भेजा था। मेरे पास तो गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसा लग रहा था कोई मेरे साथ खेल खेल रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता था?
प्रशांत ने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम मुझे तलाक ले लो तो मैं ये 50 लाख तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझे तलाक लेनी होगी, वह भी सबके सामने। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ यह बाद में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे यह बात मत पूछना, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी जान छुड़ा लूँगा। तो भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान जाओ, इस तरह तुम्हारे पास 50 लाख की मोटी रकम भी आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने प्रशांत से 5 दिन का समय ले लिया। प्रशांत कहने लगा, यह बात हम पति पत्नी के बीच ही रहनी चाहिए। मैं उसकी बात पर हंसी और कहा कि मुझे तलाक की बातें कर रहे हैं, जो मेरी ज़िंदगी उजाड़ने की बात कर रहे हो, और कहते हो कि मैं किसी से भी ना बताऊं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए तो मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। इसे तुम जो मेरी मर्ज़ी समझो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, अगले दिन भी यही सोचती रही कि प्रशांत ने ऐसा क्यों कहा। अगर उसने मुझे गिफ्ट नहीं भेजी तो फिर किसने भेजी? बल्कि वह तो कह रहा था कि मैं भी उसे गिफ्ट भेजे हैं, और यह भी कह रहा था कि शादी से पहले उसे पसंद किया था और अब तलाक लेने के बाद कर रहा था। अगर वह चाहता तो 1 सेकंड में मुझे तलाक दे सकता था। तलाक देने का हक उसे भी है। फिर वह मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा है? इन पैसों से मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी। मैं इस रिश्तेदारी और शादी को भूल भी सकती थी, क्योंकि शादी तो मैं शुरू से ही नहीं करना चाहती थी। फिर वह अब हर चीज़ की तरस तरस कर ज़िंदगी गुजार रही थी। शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं अमीरों की ज़िंदगी गुजारूं, और जब मुझे इतनी दौलत मिल रही थी तो मैं क्यों ना इसे तलाक लेकर आराम से ज़िंदगी गुजारती। मगर मैं अपनी इस दिल से क्या करती जो अब प्रशांत के नाम से धड़कने लगा था। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं प्रशांत से अलग होना नहीं चाहती थी। मेरा दिमाग उसे समय किसी मशीन की तरह चल रहा था, लेकिन प्रशांत ऐसा क्यों चाहता था कि मैं उससे तलाक ले लूं? इस बात का तो उसकी बदनामी होगी। जाहिर है कि जब मैं उससे तलाक मांगती तो फिर उसका कोई कारण तो बताना पड़ता। सारे ख़ानदान वाले और घर वाले मेरे पीछे पड़ जाते। मगर यह सब करके प्रशांत का नाम भी बदनाम करवाती और अपने आप को भी सबके सामने बदनाम करवाती, तो मुझे पैसों से भी क्या खुशी मिलती? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। प्रशांत ने यह भी कहा था कि यह बात किसी को मत बताना, पर यह पूछने वाली बात तो नहीं थी। लेकिन अभी तक मैंने यह बात सबसे छुपा ली थी। तीसरे दिन मैंने बहुत मजबूर होकर यह बात अपनी सास को बता दी। वह भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया था। मुझे रोता देखकर वह पूरी तरह से तड़प उठी थी कि मेरी नई नवेली बहू इस तरह क्यों रो रही है। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी, तब जाकर मैंने उनको सब बता दिया। वह अपना सर पकड़कर एक तरफ बैठ गई और फिर मुझे कुछ ऐसा बताया कि मैं हैरान रह गई। फिर एक दिन आ गया जब मेरे पति ने मुझसे मांगा हुआ समय ख़त्म हो गया। रात का समय प्रशांत कमरे में आया। इससे पहले प्रशांत कमरे में कदम भी नहीं रखा था, बस अपनी माँ के सामने मुझे बुलाता था। वह भी ऐसे जैसे मेरे दीवाना हो, मुझसे कितनी मोहब्बत करता हो। मेरे सामने प्रशांत ने पैसों से भरा सूटकेस रखा और कहा, आशा करता हूँ कि अब तुमने अपना फैसला कर लिया होगा। फिर समय बर्बाद करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब कोई ड्रामा मत करना। जो मैंने तुम्हें कहा है बस वह करो, और तुम यह सब कैसे करोगी? मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ दिखाना चाहती हूँ। वह हैरान हुआ कि यह इस वक्त क्या करना ज़रूरी है। मैंने कहा, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि शायद इसके बाद तुम अपना फ़ैसला बदल दोगे। प्रशांत ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अपना फ़ैसला हरगिज़ नहीं बदलूंगा। मैंने अपने पति की आंखों के सामने एक और सूटकेस रखा जो उस सूटकेस से छोटा था। उस
उसने वह सूटकेस खोला तो आंखें फटे मुझे देखने लगा। उस मैंने कहा, शायद अब तुम अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर हो जाओगे। सूटकेस के अंदर रखी चीज़ देखकर उसके पास कहने लगा, को कुछ बचा ही नहीं। मुझे प्रशांत की माँ ने यह बात याद आई जो उन्होंने मुझे उस दिन बताई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जो भी तुम्हारे पास प्रशांत के नाम से गिफ्ट जाते थे वह मैं तुम्हें भेजती थी और तुम्हारा नाम से उसके पास गिफ्ट भेजा करती थी। मैं चाहती थी कि तुम लोग यह समझो कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। तुम दोनों में शादी से पहले ही मोहब्बत का रिश्ता बन जाना चाहिए ताकि तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाए। याद मैंने कहा था कि तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य का काम करना है, किसी को सही राह पे लेके आना है। असल में उस समय मैं अपने बेटे की ही बात की थी। मेरे बेटे के पास बहुत दौलत है लेकिन उस दौलत की कदर नहीं है। वह इस दौलत को दोनों हाथों से उड़ा रहा है। मैंने उसके लिए एक वसीयत लिख दी थी जिसके अनुसार जैसे ही उसकी शादी होगी उसकी सारी दौलत उसकी पत्नी के नाम हो जाएगी। यहाँ तक कि उसे अगर पैसे खर्च करना पड़े तो पत्नी का साइन के बगैर नहीं मिलेंगे। इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह चाल चल रहा था। तुम्हें पैसे देकर इस बात पर मजबूर करना चाहता था कि तुम खुद ही तलाक ले लो, क्योंकि वसीयत के अनुसार मेरा बेटा तुम्हें तलाक भी नहीं दे सकता था। अगर तुम तलाक मांगती तो यह कहता कि मैं क्या करूं जब वह मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती। इस तरह उसकी आज़ादी वापस मिल जाती। मैं अपनी सास से कहा कि अगर ऐसा ना करें क्योंकि इस तरह तो आप अपनी शादी करवाती रहेंगी और यह उसको पैसे देकर कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। मेरी सास ने मेरे कहने पर एक और वसीयत लिखी जिसके अनुसार प्रशांत अपनी मर्जी से दौलत खर्च कर सकता था लेकिन तब जब तक मैं उसकी पत्नी बनकर रहूँगी। मेरे पति के सामने मेरी सास ने लिखी हुई नई वसीयत पढ़ी थी और उसे देखकर मेरे पति अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे समझाया कि शादी का मतलब ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं होता। मैं आपको पसंद करती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, कभी भी आपको तंग नहीं करूँगी, हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करूँगी, हमेशा आपके साथ वफादार रहूँगी। मेरे पति गुस्से से बाहर निकल गया और उसने 2 दिन तक मुझसे बात नहीं की, लेकिन फिर अपनी माँ के समझाने पर उसने मुझे अपनी माँ के से माफ़ी मांग ली और मुझे छोड़ने का इरादा छोड़ दिया। हम लोग हनीमून के लिए गए, वापस आए तो हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। मैंने बहुत ही समझदारी और अपनी सास के कहने पर अपने पति को मना लिया था। उसके पहले की ज़िंदगी बहुत ही अय्याशी भरी थी, उसको पैसे की कोई कदर नहीं थी, इसीलिए मेरी सास ने उसकी शादी मेरे साथ की थी। अब प्रशांत मेरे साथ बहुत खुश है और अपनी माँ का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसके लिए इतनी अच्छी हमसफ़र ढूंढ कर दी। तो दोस्तों, हमें अपने माँ बाप पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वह जो हमारे लिए करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत